पड़े हैं, ये घूमता रहेगा लेकिन शुरू नहीं होगा। सर सारी क्लास में हमारी बैच में फिर होता है कुछ। एटीट्यूड तो दिखाएगा थोड़ा सा। क्योंकि B2 में है। चलिए जी बेटा लोग, थोड़ा बता दें आप लोगों को कि आज नीट का पेपर का रिजल्ट आया। अब जो बच्चे सोच रहे हैं सर नीट का एग्जाम क्या होता है, अब मैं क्या बताऊं बेटा आपको, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, कोई पूछ रहा है सर नीट क्या होता है। तो देखिए, नीट का पेपर आया, याद है बेटा मैं बीच बीच में आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, ये डायलॉग आप लोगों को याद भी रहेगा, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि बेटा एक क्वेश्चन सही किया 4 मार्क्स मिले तो आपका 4000 रैंक का डिफरेंस क्रिएट होता है। हाँ जी, एक मार्क्स 1000 रैंक क्रिएट कर देता है डिफरेंस। कि अगर मेरा 715, अगर मेरा 100 मार्क्स है और आपका 101 मार्क्स है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मेरा अगर 1000 रैंक आया तो आपका 2000 रैंक है ऐसा पॉसिबिलिटी। इस लेवल का कंपटीशन चल रहा है हमारे इंडिया में। रियलिटी से थोड़ा बात करते हैं। सर ये डायलॉग अपने पहली बार बोला नहीं बेटा, बार बार बोलता हूं। अच्छा आपकी बैच, हमारे बैच में। आपकी बैच में हमें, लेकिन मुझे याद है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा एक क्वेश्चन 1000 रैंक का भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब सुनिए आपको बता रहा हूं, नीट का रिजल्ट आया आज। नीट के रिजल्ट में, नीट का पेपर बेटा 720 मार्क्स का होता है। आप जेई वाले हो लेकिन जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इंडिया में कंपटीशन को देख पाए, रियलिटी को देख पाए। और जो सीरियस बच्चे हैं आप में से, वो थोड़ा अनुभव भी करेंगे सर इस लेवल के बच्चों के साथ हम कंपीट करने वाले हैं। 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, इन दिनों का मार्क्स आया है 720 में से 720। हर साल आता है, टेंशन ना लो। पिछले रैंक 1 साल, और रैंक 2 के दोनों के सेम ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, पिछले साल भी हुआ था। सुनो बता रहा हूं, पिछले साल भी हुआ था। 720 में से 720 3 बच्चों ने लेकर आया था। अब डिसाइड करने को हो गया ना कि भैया ऑल इंडिया रैंक किसको दे। तो मालूम है पिछले साल में बच्चे ऐसे थे ना कि हम उनको फोन करके बता रहे हैं, देखो हम उनको फोन करके बता रहे हैं कि बेटा नीट का फॉर्म आया है, कब भरना है आपको, बेटा जेई का फॉर्म आया है, कब भरना है आपको। ये हम बता रहे हैं फोन करके बच्चों को। एग्जाम कौन देने वाला है, बच्चा। पढ़ाई कौन कर रहा है, आप लोग। और मैं आपको फोन करके बता रहा हूँ, देख बेटा जेई का एग्जाम आया है, चल फॉर्म भर देते हैं। जबरदस्ती हाथ पकड़ के मैं बोल रहा हूँ कि चलो फॉर्म भरते हैं। ये सीरियसनेस है आप लोगों में। तो पिछले साल क्या हुआ था ना कि जब 3 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक मतलब सेम मार्क्स लाया 720 में से 720, तो डिसाइड करने को हुआ कि भैया रैंक 1 किसको दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बच्चा फॉर्म पहले भरा है रैंक 1 उसको मिलेगा। क्योंकि फॉर्म पहले भरना ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ के प्रति कितना सजग हो, कितना सीरियस हो। मैं पढ़ाई कर रहा हूं जेई के लिए, और जेई का मेरे को पता ही नहीं सर जेई का पेपर कब आ रहा है, तो मैं इसका मतलब मैं सीरियस नहीं हूं, मैं लाइटली तैयारी कर रहा हूं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 दिया गया था, तनिष्का नाम की बच्ची थी उसको। समझो क्यों, क्योंकि वो बच्ची सीरियस थी। रैंक मार्क्स तो तीनों लोग सेम लाए, लेकिन रैंक 1 दिया गया उसको क्योंकि फॉर्म उसने पहला भरा था सबसे। समझे। अच्छा अब इस साल का कहानी बता रहा हूं आपको। तो ये तो 2022 का कहानी था, इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। 2023 के बारे में बात करते हैं। सो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, एक बच्चा तमिलनाडु का है, दूसरा बच्चा है आंध्र प्रदेश का। ऑल इंडिया रैंक 3 की बात करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 3 की बात करते हैं। इस बच्चे का मार्क्स आया है 716। अरे देवा, ये क्यों ऐसा हैंग होने लगता है। इस बच्चे का मार्क्स आया है 716। कोई मुझे बताएगा 716 मतलब इस बच्चे ने कितना क्वेश्चन गलती किया रहेगा। एक एक गलती किया है। एक क्वेश्चन छोड़ के आया ये। छोड़ दिया है, वेरी गुड, छोड़ दिया है, छोड़ गलती नहीं दिए किया है, छोड़ दिया है उसने। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक, अरे देवा,
तो अलग ही रोल है। हाँ सर जी, आईपैड भी हैंग होते हैं। हाँ होता है बेटा, ऐसा नहीं है आईपैड हैंग नहीं होता है। वो क्या होता है ना कि ज्यादा हीट हो जाता है तो हैंग होने लगता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑल इंडिया रैंक 1 4 से लेकर के 20 तक 715 मार्क्स लेकर आए हैं बच्चे लोग। कंपटीशन देखो बेटा लोग, 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 715 आया है। 17 बच्चे ऐसे निकल कर गए। अब मुझे कोई बताएगा इन लोगों ने 715 मार्क्स लाया मतलब क्वेश्चन कितना गलती किया रहेगा? एक गलत हो गया बता दो, गलती है। तुक्का नहीं लगा। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गलती किया इन लोगों ने, ठीक है। अपने ही बैच की बच्ची की बता रहा हूं, जो बच्ची नीट में दे रही थी। एक बच्ची का मार्क्स है 347, सॉरी 347, और एक बच्ची का मार्क्स है 351। बेटा कितने मार्क्स का डिफरेंस है? 4 4 मार्क्स का मतलब कितने क्वेश्चन का डिफरेंस है? एक एक क्वेश्चन छोड़ एक क्वेश्चन। इस बच्ची का रैंक है 3,20,000, सॉरी 3,20,000। इसका है 3,12,000। एक क्वेश्चन कितने रैंक को डिफरेंस, मतलब कितने रैंक का डिफरेंस क्रिएट किया है? सिर्फ एक क्वेश्चन 2000 2000 8,000 8,000 रैंक का डिफरेंस क्रिएट सर किया। एक आठ नंबर है नंबर। बात समझ में आई बेटा लोग? इस Yes, लेवल का कंपटीशन। मैं तो एक सवाल को बोलता था कि एक क्वेश्चन आपका 1,000 रैंक क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे तो इन्होंने 10,000 रैंक के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कुछ समझ में आया? तो रियलिटी से थोड़ा रूबरू हो रहे हो? किस बच्चे के साथ आप कंपीट करने जा रहे हो? पेपर टफ नहीं है, क्योंकि बेटा अगर पेपर टफ होता ना तो वो 720 में से 720 नहीं आता, 720 में से 300-400 मार्क्स आते अगर टफ पेपर होता तो। अग्री करते हो कि नहीं इस बात से कि अगर पेपर Yes, टफ sir. होगा तो ऐसा थोड़ी है कि कोई मार्क्स से आएगा एलियन और एलियन पेपर देके जा रहा है 720 में से 720 ला रहा है। भैया पेपर टफ नहीं है। अगर पेपर टफ होता तो उतना मार्क्स ही नहीं आते। कंपटीशन ज्यादा है और सीरियस बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा निकल रहे हैं आजकल। बच्चे लोग का जो सीरियसनेस है ना अलग लेवल पे बढ़ गया है। मेरे को लग रहा था कि रील्स देख देख कर थोड़ा फ्यूचर हमारा जो जनरेशन है खराब हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि निकल रहे हैं, स्टार लोग भी निकल रहे हैं। काफी तगड़ा कंपटीशन है। आप इन लोगों के साथ compete करने जा रहे हो बेटा लोग। तो मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा अपने आप को भी सिंसियर बनाओ, पढ़ाई को लाइटली मत लो, सीरियस लो। सर मेरे घर में काम होता है, सर मेरे स्कूल टीचर खराब है, सर रात को आंधी आ जाती है, रात को तूफान आ जाता है। बेटा इंडिया में हर कोना में होता है, आपके साथ है प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है। फिर भी लाने वाले ये ला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको कोई अलग प्लेनेट पे भेज के पढ़ाया जाता है ना, इनको इधर ही पढ़ाया जाता है, अपने देश में ही पढ़ाया जाता है और ये अपने घर पे ही पढ़ाई करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रोज सुबह उठते हैं इनको अलग से एक बॉडी मसाज रूम में भेजा जाता है, मस्त उनका सेवा होता है, सर राजा वाली फील आती है। नहीं भैया, राजा वाली फील आप ले रहे हो, वो थोड़ी ले रहे हैं। राजा वाली फील तो आप ले रहे हो ना घर पे बैठकर। ये तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सर मेरे को 720 में से 720 लाना है, मेरे को रैंकर बनना है। इवन ये लोग दिमाग में रखते हैं कि नहीं रखते हैं भगवान जानते हैं कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, लेकिन इतना ही लोग होता है कि सर पेपर फोड़। समझ में आया? मैं थोड़ा जेई के बारे में बताऊं बेटा, आप लोगों को मालूम भी होगा 2023 में जेई का जो कंपटीशन था, पिछले साल 88 परसेंटाइल कट ऑफ गया था जनरल का। इस बार 90 परसेंटाइल गया है जनरल का कट ऑफ। 90 परसेंटाइल का मतलब होता है, ये परसेंट नहीं है परसेंटाइल है, तो आप इसको परसेंट मत समझना, परसेंटाइल है। 90 परसेंटाइल का मतलब होता है कि बच्चे का मार्क्स 90 से लेकर के 100 के बीच में आ रहा है। 90 से 100 का मतलब होता है बेटा 25 क्वेश्चन बच्चों ने सही करके आए।
25 क्वेश्चन का मतलब होता है कि या तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों मिला करके, मतलब 75 में से ये बच्चा 25 क्वेश्चन को सही करके लाया। सोचो टाइम कितना था, 3 घंटा। टाइम कितना था, 3 घंटा। मतलब वो जो बच्चा है ना, एक क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट ले रहा है सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं ना, 180 मिनट। तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुआ है। जेई क्वालिफाई किया उसने। क्या जेई का कॉलेज मिलेगा, एनआईटी मिलेगा उसको ना? तो सर एनआईटी किसको मिल रहा है? 97 परसेंटाइल से अगर ऊपर आ रहा है तो बेटा आप सपना देखो एनआईटी मिलने का। टफ नहीं है। अभी देखो, अभी आपको लग रहा है ना सर कितना टफ है, कितना टफ है। मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको। B1 बैच को 1 घंटा बताया हूं ये स्ट्रैटेजी। तो 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल आ रहा है आपका। मेरा एक स्टूडेंट है 99.98 परसेंटाइल, मिलाऊंगा उसको, मिलाने वाला हूं संडे को, इसी संडे को मिलाऊंगा आपसे, क्योंकि वो बच्चा एडवांस का पेपर दे लिया तो फ्री है। अभी बातें करेंगे, आप उससे जो सवाल पूछना रहेगा पूछना। उस बच्चे का परसेंटाइल था 99.98 या 9 समथिंग था। बेटा इतने पे उसका ऑल इंडिया रैंक कितना होना चाहिए था? 6000 में। ऑल इंडिया रैंक उसका 3000 या 4000 के बीच में। 99.9%। 99.9 है या कि 27 है, वो बता देगा आपको, लेकिन 99 परसेंटाइल उसका है। अब ये जनरल का था। तो अगर जनरल में आप 97 परसेंटाइल ला रहे हो, या मैं आपको बोलूं बेटा अगर आप 200 प्लस मार्क्स की उम्मीद रखते हैं, 200 प्लस मार्क्स की उम्मीद रखते हैं, तो बेटा आपके लिए एनआईटी का दरवाजा खुला है। और जो बच्चा मेंस में 200 प्लस स्कोर कर रहा है वो आईआईटी भी निकाल सकता है। निकाल ही लेगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन निकाल सकता है, क्योंकि 200 प्लस मेंस में भी स्कोर करना हलवा नहीं है। सर 200 मार्क्स आएगा कैसे? बेटा सुनो ध्यान से, 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है और मैथ्स होता है। केमिस्ट्री तीनों में 25-25-25 क्वेश्चंस आते हैं। टारगेट आपको ये करना है। मैं बार बार क्यों आपको केमिस्ट्री के बारे में पूछता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जेई क्वालिफाई केमिस्ट्री कराएगा आपका। जेई क्वालिफाई केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आप लोगों के लिए भगवान है। नहीं समझ में आता है पीछे पड़ जाओ। सर नहीं समझ में आया सर, ये कैसे होगा सर? अलग से पढ़ो, बुक पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो, लेकिन पढ़ो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो, डिटेल में पढ़ो एनसीईआरटी, क्योंकि केमिस्ट्री से टफ क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े कंसेप्चुअल तो होंगे ना, क्योंकि बेटा इंडिया लेवल का एग्जाम है तो यार हलवा तो नहीं देगा वो। तो अच्छे बच्चे ना केमिस्ट्री को 25 में से 25 भी लाते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं बेटा 20 क्वेश्चन लाने की कोशिश करो। 20 क्वेश्चन आपको लाना है। अच्छा पहले क्या थे ना कि 1/3 क्वेश्चन को आसान रखना होता था। 25 क्वेश्चन में से 1/3 क्वेश्चन को इजी इजी एकदम आसान लेवल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रखो, आंसर लाओ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल। लेकिन अब क्या होता है ना बेटा कि 10 से लेकर के, अरे ये क्यों ऐसा चल रहा है, 10 से लेकर के 12 तक आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। अभी इजी मीडियम पे नहीं जा रहा हूं मैं। फिजिक्स की बात करें तो बेटा फिजिक्स आपको कम से कम 15 क्वेश्चन को टारगेट करना है कि इतना मेरा सही होना चाहिए सर। मैथ्स की बात करूं तो बेटा 10 से लेकर के 12। मैथ्स की बात करूं तो 10 से लेकर के 12, मतलब सर मैथ्स में बस इजी मीडियम वाले करके चले आए। हाँ जी, ऐड करो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो? 50 तक। 50 हो गए? 50 से लेकर 52 कर लिया ना आपने? ब्रेक करो, चंक्स में डिवाइड करके देखो सर कितना आसान है सर। 25 में से 15 फिजिक्स का कर लेंगे अपन लोग, 20 उसका कर लेंगे, 50 नहीं आएगा, कुछ 45 से 50 के बीच में आएगा। ऐसा ऐड करना है ना आपको, ऐसा। तो 45 से लेकर के 47 के बीच में आ रहा है। चलो मैं 45 पकड़ता हूं ना, मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो,
कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। 180 मार्क्स ला रहे हो। अगर कोई कैटेगरी का बच्चा 180 मार्क्स लाया, एससी वाला, एसटी वाला, और कोई गर्ल्स लेकर आ रही है, तो बेटा आपके लिए तो ये वरदान साबित हो गया ना पूरा का पूरा, क्योंकि आपके पास 3 डिस्काउंट है। आपके पास 3 फायदा है। पहला फायदा है कि आप कैटेगरी वाले हो, दूसरा फायदा है कि आपको गवर्नमेंट का कोटा मिलेगा, रुक जाओ तुम पे भी आ रहे हैं, और तीसरा फायदा है कि आप गर्ल्स हो। तो 180 मार्क्स आप ला रहे हो तो बेटा आपका कैटेगरी रैंक जो जाएगा सभी कैटेगरी वाले गर्ल्स के लिए, अरे बिल्कुल, जो आपका ओवरऑल रैंक जाएगा ना बेटू, वो ऑल इंडिया रैंक बिलो 5000 लाओगे आप। जो अखिल से आपको बात कराऊंगा, जो पिछले बैच का बच्चा था, उसका 87 परसेंटाइल स्कोर आया था। 87 परसेंटाइल का मतलब होता है बेटा कि बच्चे का मार्क्स 100 से लेकर के 110 के बीच में होगा। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ज्यादा बता रहा हूं। 87 परसेंटाइल का मतलब होता है कि बच्चे का मार्क्स 100 से लेकर के 110 के बीच में होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बढ़ा के बता रहा हूं। उसका ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक 5891 है, ऑल इंडिया रैंक। जब ये बच्चा इतना ला करके इतना रैंक पा रहा है और उसको एनआईटी मिल रहा है, तो मैं तो आपको इतने का टारगेट दे रहा हूं ना बेटा। इतने का टारगेट मतलब समझ रहे हो कि आप ऑल इंडिया रैंक बहुत कम आ रहे हो, बहुत ज्यादा कम आ रहे हो आप। बात समझ में आई? अच्छा हाँ, एक बच्चा और था, मैं उसका भी बता रहा हूं यार। उसका स्कोर कार्ड मेरे पास है कि नहीं। उसका 95 परसेंटाइल कुछ था, तो उसका कुछ रैंक 2000 के बीच में था या 1200 के बीच में था। मिल जाएगा उसको एनआईटी, खुशी खुशी मिलेगा। अब आप लोग को बेटा ये टारगेट भी हार्ड लग रहा है ना, ये टारगेट भी हार्ड लग रहा है, तो बेटा आप जेईई का तैयारी नहीं कर रहे। आप मेरे से पूछ रहे हो सर मैथ्स में 10 क्वेश्चन, हर टीचर के, आप हर सब्जेक्ट के टीचर से पूछना, स्ट्रेटेजी बता देंगे। मैं मैथ्स का बता रहा हूँ बेटा, 12 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आपको? डायरेक्ट चैप्टर बता रहा हूँ, गारंटी है उससे सवाल आता है, गारंटी है कि सवाल उससे आएगा ही आएगा। इसको क्या हो गया ये? हाँ जी बेटा, 11th का मैंने आपको बोल के रखा है कि मैं आपका 11th का बैकलॉग पूरा कराने वाला हूं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आईटी जाना है, एनआईटी जाना है, तो बेटा एक चैप्टर होता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, गारंटी है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी आएगा। दूसरा होता है बाइनोमियल थ्योरम, गारंटी है कि 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं एक का एवरेज लेके चलता हूं। मैं आपके सामने 10 चैप्टर आसान आसान लिख रहा हूं, आसान आसान 10 चैप्टर लिख के दे रहा हूं, और आप बोलोगे सर आसान है, 10 आपको 10 मार्क्स लाना है ना, मैं आपको बता रहा हूं कहां से आएगा। फिर एक चैप्टर है बेटा प्रोबेबिलिटी, जिसमें फिक्स है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम से सवाल पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। फोर्थ है आपका स्टैटिस्टिक्स, वही स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन से सवाल पूछा जाता है, एक सवाल वहां से भी आता है। मैं सिर्फ आसान चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, टफ पे भी बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं वैसे चैप्टर का नाम लिख रहा हूं कि आपको समझ में भी आएगा, कम टाइम में प्रिपेयर भी होता है, इससे एक सवाल आता है। ये 11th का मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा एक चैप्टर और है पीएनसी, मैं उसको लिखने का नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि बेटा वो 50-50 चांसेस होते हैं, उससे सवाल डिफिकल्ट भी पूछ लिया जाता है, आसान भी पूछ लिया जाता है, यहां से एक सवाल आता ही आता है। बाइनोमियल थ्योरम लग सही हो गया तो बेटा 2 क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना। मैं एक का एवरेज ले रहा हूं बस। अब आते हैं आपके 12th में, ये 11th के थे, अब मैं 12th में आ रहा हूं। 12th में बेटा एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, सीधा वहां से शुरू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, सर सवाल टफ आता है, टफ आ सकता है, सवाल आता है, टफ आता है, आ सकता है, तो मैं इसको हटा रहा हूं।
मैं इसी की एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूं, जो एरिया अंडर कर्व है, जिसे सवाल गारंटी है कि सर बच्चा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सवाल कर ही लेगा। जितना मर्जी आप एडवांस का प्रीवियस ईयर उठा लो, कॉन्सेप्ट समझ गए। और कॉन्सेप्ट समझने में कितने लेक्चर का सर? 2 लेक्चर का तो चैप्टर है। 2 घंटे का में तो हम लोग पढ़ा देते हैं, आप तो कितने घंटे में रिविजन कर लोगे? 1 घंटे में रिविजन कर लोगे। अब डिपेंड करते हैं आप प्रैक्टिस कितना देर में कर रहे हो, आप पे डिपेंड कर रहा है। तो एरिया अंडर कर्व एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल आता है, बहुत आसान सवाल आते हैं, क्योंकि वो उसको रिवाइज करना 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाता है। फिर बात करते हैं बेटा वेक्टर एंड 3D से। वेक्टर से 2 सवाल आते हैं। अच्छा, इस बार का पेपर में वेक्टर का एक ऐसा सवाल आया था बेटा कि मेरे को लग रहा है पूरे इतिहास में वेक्टर में इतना आसान सवाल नहीं आया रहेगा। जस्ट आपके पिछले वाला बैच, इसी साल बता रहा हूं मैं, बच्चे को मैसेज कर रहा हूं कि ये सवाल तुमने करके बोला सर, हाँ सर ये मेरे जेई में आया था। बहुत आसान, इतना आसान कि एनसीईआरटी भी, सीबीएसई भी शर्मा जाए उसको पूछने में, जेई पूछ दिया था। वेक्टर से 1 या 2 सवाल आते हैं। 3D से बेटा 2 सवाल तक आ जाते हैं, 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। काउंट करके देखो कितने क्वेश्चन होंगे बेटा लोग? जल्दी 9 से 10 हो गए। हो गए? 10। सर वो वेक्टर वाला सवाल क्या था? वेक्टर वाला सवाल आपको चाहिए? आपको आता है वेक्टर? लास्ट में बताता हूँ। आप बहुत आसान था, बस वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। तो अगर वेक्टर थोड़ा भी आता रहेगा, फिजिक्स में भी जानते रहोगे तो बना दोगे आप लोग। फिलहाल उसकी बात नहीं करते, ग्रुप में भेज दूंगा, आप कर दोगे उसको गारंटी कर दोगे। फिजिक्स का भी वेक्टर जानते रहोगे तो कर दोगे। अब बताओ बेटा कि कौन सा ऐसा चैप्टर लिख दिया कि आपको लगता है कि सर ये चैप्टर तो आता ही नहीं है। देखो, जेई तैयारी सब लोग करते हैं, आता बहुत कम लोग है। क्यों आता है? क्योंकि उनको डायरेक्शन ही नहीं मालूम है सर, किस डायरेक्शन में काम करना है। इसलिए फिल्म में एक्टर एक्टिंग करता है, लेकिन डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइड तो वही करना है ना कि सर ऐसा तैयारी करना है, ऐसा एक्टिंग करना है आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अभी से दिमाग में डाल लेना, जो चैप्टर समझ में नहीं आता है, मान लिए कि कोई बच्चा सोच रहा है सर आईटीएफ मेरे लिए टफ जा रहा है, तो पहले तो हार नहीं मानना है कि सर आईटीएफ टफ जा रहा है। लेकिन आपने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, आईटीएफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ करके खत्म कर दो। अब एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ करके खत्म क्यों करना है सर? क्योंकि बेटा आपको बोर्ड देना है। सर मेरे को ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है। चलो स्कूल में समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ाया वो भी समझ में नहीं आया, आपने खुद से पढ़ा समझ में नहीं आया, एफर्ट मारे सर समझ में नहीं आया, तो क्यों भाग रहे हो पीछे पीछे? उसके छोड़ दो। कंटिन्यूटी नहीं आया, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आया, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ करके खत्म कर दो। क्यों खत्म करना? क्योंकि बोर्ड देना है आपको। भागना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो, बोर्ड लेवल पे पढ़ो, ताकि आपको बोर्ड में अच्छा करके आओ, क्योंकि बोर्ड में तो बेटा सवाल तो पूछ ही जाएंगे ना उससे। बात समझ में आ रही है? एक चैप्टर और होता है, चैप्टर और होता है, वो बहुत लल्लू पल्लू सा चैप्टर है, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिक बोला जाता है उसको। वो तो डायरेक्ट मतलब उठा के पता नहीं, मेरे को लगता है प्रीवियस ईयर ही रिपीट करते रहते हैं वो लोग। पिछली बार निगेशन का सवाल, इस बार भी निगेशन का सवाल, अगले साल भी निगेशन का सवाल, ऐसे पूछते रहते हैं वो लोग। तो रिपीटेड सवाल आते हैं उसमें, पैटर्न फिक्स है, एक सवाल वहां से आ जाता है। और मैं जो भी चैप्टर आपसे लिखा हूं ना बेटा, जो भी चैप्टर आपसे लिखा हूं आपके सामने, मेरी गारंटी है कि वो चैप्टर के सवाल आपसे होंगे ही होंगे। अच्छा, एक और बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये ऐसे चैप्टर्स है ना कि कल के दिन आप चैलेंज कर सकते हो कि भैया इससे टफ सवाल पूछ के दिखाओ आप, मैं करके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला रुला नहीं देगा आपको, सर बोर्ड में 75% वाला क्राइटेरिया है, हाँ जी आईआईटी के लिए है वो, और होना भी चाहिए। मेरी बात मानो, होना भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसका 75% उसके लिए मायना नहीं रखता है, वो ला ही दे रहा। और आईआईटी को तलाश है अच्छे बच्चों की, खराब बच्चों की तलाश नहीं है, खराब बच्चे आईआईटी में नहीं जाते। तो जो अच्छा बच्चा है वो आईआईटी निकाल रहा है, तो उसको टेंशन नहीं है, वो बोर्ड में भी उतना ला देता है। बात समझ में आई बेटा लोग?
यही देखो, यही सब स्ट्रैटेजी होता है कि मेरे को सर काम कैसे करना है। तो फिर आईडी में कैटेगरी सिस्टम है बेटा, कब से तो वही सिखा रहा हूं ना आपको। कितना चीज सिखा दिया फिर भी आप वही बोल रहे हो। स्कोर दे दिया, कट ऑफ दे दिया, फिर भी आप बोल रहे हो सर सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम नहीं है। हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ एनआईटी का बोल रहे हो आप। जो जनरल वाले हैं बेटा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेहनत थोड़ा टफ करना है, क्योंकि जनरल के जो बच्चे हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा होशियार हो रहे हैं। इतिहास से ही आते रहा है कि जो भी जनरल कैटेगरी में होते हैं उनका कट ऑफ हाई जाता ही जाता है, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है ना। कैटेगरी वाले बच्चे में कंपटीशन कम होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं कैटेगरी, तो बेटा गवर्नमेंट बहुत सुविधा देती है। जनरल परसेंटाइल रिक्वायर्ड एनआईटी के लिए या कट ऑफ के लिए, कट ऑफ क्लियर करना है तो इस साल 90 परसेंटाइल गया था। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको एनआईटी चाहिए तो भैया आप 98 परसेंटाइल, नीचे 200 मार्क्स से नीचे नहीं सोचना है। किसी भी बच्चे को 200 मार्क्स से नहीं नीचे सोचना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हर सब्जेक्ट में 5 सवाल सही करने का सोचो। टाइम है, ज्यादा सोचो। 200 मार्क्स से नीचे नहीं सोचना है। 250 सोचो, 300 में 500 सोचो, लेकिन सोचना है, ज्यादा सोचना है। सोचना है तो ज्यादा सोचो, करना है तो डायरेक्शन में काम करो। सर ऐसा काम करना है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो उसका 3 बार टेस्ट दो, 4 बार टेस्ट दो। रोना नहीं है कि सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे सर, सर खराब पढ़ा रहे सर, टाइम नहीं मिल रहा है सर। क्यों रो रहे हो भैया? एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ के खत्म करो। पहले ये तो देख लो कि जेईयू से टफ सवाल करता है कि इजी क्वेश्चन करता है। अगर इजी क्वेश्चन करते हैं तो एफर्ट मारो पूरा की चैप्टर समझ में आए। आपको पूरा एफर्ट मारना है। समझ गए? यस यस सर। कुछ दिमाग में गया Yes, बेटा कैसा पढ़ाई करना है हाँ सर? जी सर। क्वेश्चन किस लेवल का चल रहा है हमारे कंट्री में? हर एक क्वेश्चन के लिए फाइट हो रहा है। वो दिन दूर नहीं कि 360 में से बेटा 300 मार्क्स पे कट ऑफ आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। आप लोगों को लग रहा है ना कि सर हमारे पास परेशानी है। बेटा एक बार इंडिया से बाहर, ये अपने देश से बाहर निकल के देखो कि आपसे और खराब खराब लोग, खराब खराब बच्चे, खराब खराब स्थिति में और अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास तो इंटरनेट है, हो सकता है उस बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है, सेल्फ स्टडी किए जा रहे हैं और निकाल लेते हैं वो। आप लोग तो बहुत, ये बोलता हूं ना कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके पास इंटरनेट है, गवर्नमेंट आपके लिए इतना काम कर रही है, लकी हो आप लोग। कई तो जगह ऐसे है कि जहां पे लाइट नहीं है फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं और निकालते हैं जी, निकालते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि ट्राई तो जरूर करते हैं। महाराष्ट्र के बच्चों को मैंने पढ़ाया था। महाराष्ट्र के बच्चे को सुबह होमवर्क देता था, शाम को मेरे पास आते थे कि सर सुबह वाला होमवर्क हो गया है, शाम को होमवर्क नहीं दोगे, घर पे जाके हम क्या करेंगे? तब मैं सोचता था कि देखो ये लोग भी एक बच्चे, इनका डेडिकेशन लेवल अलग लेवल पे, कि वहां पे टीचर सोच रहा है कि यार अब कितना पढ़ाऊं मैं। बच्चा डिमांड कर रहा है सर दो जितना देना है आप। ऐसे लेवल के आपको बच्चे मिलेंगे बेटा। आपको अभी ना आसपास के 2-4 बच्चों को देखते रहोगे जो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता है और आपको भी लगता है अरे यार इन लोगों से कंपटीशन करना है तो इन लोगों से तेज मैं ही हूं। अरे बाहर निकल कर देखो, हमारे कंट्री में ऐसा बेकार लोग नहीं होते हैं। वो आजकल छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन अक्ल आ जाती है 11-12 में जाने के बाद। चलिए पढ़ाई शुरू करें। हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। सर इस बार नीट में वंशी से कितने सिलेक्ट हुए? बेटा, एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट हो रहा है, एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट हो रहा है। मतलब पहले तो ये था ना कि मार्क्स के लिए फाइट होता था, अब तो एक क्वेश्चन के लिए फाइट हो रहा है। इस लेवल के बच्चे मिल रहे हैं। अवंती से कितने में सिलेक्ट बेटा स्कोर अभी काउंट हो रहा है, अभी सारे स्कोर निकले नहीं है, धीरे 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 कलेक्ट किए जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। जेई में बता सकता हूं आपको, जेई में 22 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इनका निकला था। रही बात बेटे मैथ्स की, तो मेरे पे आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो कि जब तक मैं हूं मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। वो भले ही कितना मेरे को मेहनत करना पड़े, बस काम यही करना पड़ेगा कि बेटा मैं जो बोलता हूं बस होमवर्क करते जाओ मेरा। फिर आप बोलोगे
आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना बेटा कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा कि जेई एग्जैक्टली वो सवाल पूछा है, और मैं बच्चे लोग को बोल रहा हूं कि देखो भैया ये रहा आपका सवाल जो मैंने क्लास में कराया था, मैं मार्क्स ऐसा मार्क करके दे रहा हूं, ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, ऐसा ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आप लोगों को मार्किंग दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब देखो ध्यान से दिखेगा, दिख रहा है कुछ? दिख रहा है। यस सर दिख रहा है, इंटीग्रेशन का है कुछ। ये सवाल है जब जेई में आया, और इवन देखो वो तो छोड़ो, आप यहाँ पे ये कॉर्नर में देखोगे ना हल्का सा, तो यहाँ पे मैं मार्क करके दिया था बेटा सवाल इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली जेई ने सवाल पूछा, कहां से सवाल पूछा? तो बीच से सवाल पूछा था, डेटा भी चेंज नहीं था, एग्जैक्टली वही सवाल जो मैं क्लास में कराया था। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं, कई क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं कि मैं बोल रहा था कि देखो भैया कर लो कर लो, और बच्चे करते भी थे, ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं करते थे, करते थे। पिछले वाले बच्चे देखो, उनके उनके ग्रुप में खाली डिस्कशन चलता था, पिछले वाले में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं चलता था, सवाल का डिस्कशन चलता था। रात रात को पूछ रहे कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ग्रुप में कितने बच्चे हैं मेरे? इस ग्रुप में टोटल पार्टिसिपेंट कैसे दिखाता है? 0 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है। 31। रिजल्ट कितने का आया था? 22 का। 22। रेशियो देख लो आप। चलिए कहानी को करें शुरू अभी। अब आपको लग रहा है ना बेटा इससे ना भागना नहीं है, ये सब सच्चाई है, भागना नहीं है आपको, ये सारा सच्चाई है जो आपको दिखा रहा हूं। अभी भी बता रहा हूं बेटा एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम टफ नहीं है, इसलिए सारे बच्चे निकाल रहे हैं, कंपटीशन हाई है आपके साथ। तो पढ़ाई अगर एक डायरेक्शन पे करोगे हो जाएगा। सर मैथ्स के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिसके अंदर क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं? काफी कम, 0 चांस होते हैं। बता दे रहा हूं, 0 नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो जेई वो थोड़ा वो टाइप का इंसान है, वो टाइप का इंसान है, सोचोगे कुछ और करेगा कुछ और। सब लोग सोचते हैं कोविड में एग्जाम नहीं हुआ, कोविड में एग्जाम नहीं हुआ, कोविड में 12 एग्जाम करा दिया। लो जेई आस पास भी नहीं आपको आने देगा बेटा, आईआईटी लोग अलग लेवल पे सोचेंगे ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया में ये चल रहा है ये चल रहा है, वो लोग नया प्लान बनाकर बैठ जाते हैं। जेई सिर्फ रहे बिल्कुल, बोलते हैं ना वो पूरा उन पे बैठता है कि वो हवाएं हैं, एकदम बसंती हवाएं, जिधर मन करता है उधर घूम जाते हैं। आप उनके बारे में नहीं सोच सकते सर यही ऐसा करेगा। आप सोचोगे सर जैन आ गया सर, दिसंबर आ गया सर, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, तो सर जैन में तो एग्जाम नहीं होगा। पता चलेगा रात को सोए हो 12 बजे नोटिफिकेशन दे दिया कि जैन में एग्जाम होने वाला है। इस बार भी वही हुआ था। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, थर्ड से नोटिफिकेशन दे रहा है कि चलो तुम्हारा जैन में एग्जाम होने वाला है। कल एग्जाम है, एक दिन पहले सेंटर का नोटिफिकेशन दे रहा है कि तुम्हारा ये सेंटर पे पढ़ाए जाओ। कल एग्जाम है बच्चों का और एडमिट कार्ड आज आ रहा है, उसके बारे में छोड़ दो। वो तुम ऐसा सोचो ना कि सर मैं ये सोचूंगा जी यही करेगा, भैया नहीं नहीं। सर इंडी वाले नहीं बेटा, सुस्त नहीं है, ऐसा नहीं है, सुस्त है, सोचना भी मत, लेजी नहीं है वो लोग। अच्छा हाँ, कोई एक बच्चा पूछा कि सर मुझे एक ऐसा चैप्टर का बताओ जिसमें क्वेश्चंस कम आते हैं। देखिए सबसे पहला शुरू होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में पूरा चैप्टर लेता हूं जिसे सवाल मैथ्स में कम पूछे जाते हैं। मैं जो चैप्टर लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आजकल कम पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता है बेटा, पूछ सकता है, वो मर्जी उसकी है, कम पूछा जा रहा है। क्यों कम पूछा जा रहा है अब उसका देख लेते हैं। क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री अकेला नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री किसी दूसरे चैप्टर के साथ आता है। बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आपको पूरे
पूरे चैप्टर में साइन थीटा कॉस थीटा दिख ही नहीं रहा है। दिखेगा ये तो गारंटी है, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ आएगा। और कौन सा चैप्टर है सर? बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला तक रुक जाता है कहानी। तो इसमें इलिप्स और हाइपरबोला पे चांसेस कम होते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सवाल ही नहीं आएगा, चांसेस कम होते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये अपने आप में 3 चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर में से एक सवाल आने का संभावना होता है। इन तीनों में से कोई एक सवाल आएगा। फिर आपका आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसके भी चांसेस कम होते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना रहेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वही जो यहाँ पे लिमिट नहीं देता है, सीधा सीधा पूछेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा जो लिमिट दे देगा, बोलेगा -π/2 से लेकर π/2 तक बताओ। शक्ल तो देखा रहेगा आपको। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में काउंट किया जाता है। तो इनडेफिनिट से ना पूछ करके डेफिनिट से पूछ देता है। क्यों डेफिनिट से पूछता है? क्योंकि बनाओगे तो इनडेफिनिट से ही लास्ट में आपको लिमिट पुट करना होता है, तो यहां से कम होता है, चांसेस कम है कि सर यहां से आता है। और बाकी तो कोई ऐसे चैप्टर मेरे को दिख नहीं रहा है जिसमें से सवाल आते ही नहीं है। बेटा हर चैप्टर से एक एक सवाल होता है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर लेना है आपको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लिमिट पुट कर दीजिए, π/2 -π/2। कितना आंसर 0 आ रहा है ना? हाँ जी, यस सर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा यही है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे -π/2 यहाँ पे। एक तो तरीका वो आप सीखे, मैं सिखा रहा हूं वो सीखो। अब आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन बताओ, आपको मालूम होना चाहिए सर इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा एरिया निकाल रहे हो आप। कौन सा एरिया? अलजेब्रिक एरिया। तो कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर इसका जो एरिया, देखो आपको इंटीग्रेट करना है -π/2 से लेकर π/2, मतलब ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है और ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। अलजेब्रिक एरिया मतलब विद साइन। सब लोग जानते हैं सर एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब अगर ये +x यूनिट आ रहा है तो नीचे वाला -x यूनिट आएगा। तो एरिया कितना होगा बेटा? 0। मैंने सवाल सॉल्व किया ना? मैं एग्जाम में गया, मेरे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन भूल गया, लेकिन मेरे को साइन एक्स का ग्राफ आता है, सवाल कर दूंगा मैं। अप्रोचेस होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, कुछ अलग और कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि आप सवालों को सोच कैसे रहे हो, कर कैसे रहे हो। एनीवे, आप आते हैं बेटा, बहुत बातें हो गई। जरा यहां से देख लेंगे हम लोग कि कहां गया ये। हाँ जी, पिछले वाले लेक्चर से कितने बच्चों को डाउट है? होमवर्क नहीं करते हो आप लोग? देखो आप लोग के अंदर कितनी सर खराब। होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन बताना कैसे करना था। कौन सा थर्ड question? लास्ट सर वो वाला। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन सर, लैम्डा वाला। लेमडा वाला, नहीं नहीं ये वाला। हाँ जी सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखो लिखा है इफ लेमडा इज नॉन रियल क्यूब रूट। समझो ध्यान से, नॉन रियल का मतलब होता है सर रियल नहीं है। नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2, मतलब कि लेमडा क्यूब जो है वो -2 है। क्यूब रूट का मतलब तो यही होता है ना, पावर 3। देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप लोगों को मालूम है सर डिटरमिनेंट ओपन कैसे किया जाता है? हाँ जी सर बिल्कुल मालूम है। कैसे ओपन करोगे आप लोग? 1 × 1 - 6 लेमडा क्यूब -2 लेमडा। केशव ने इस सवाल को किया था। लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा क्यूब प्लस में 1 2 लेमडा क्यूब माइनस का 2। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 - 6 × -2, सोचिएगा क्यों? -2 × -2। अच्छा 2 लेमडा यहाँ पे आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ, मैंने कुछ गलती की है, 6 लेमडा स्क्वायर होगा ना यहाँ पे।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे और ये इससे 6 लेमडा स्क्वायर होगा। सो -2 प्लस में 12 -2 प्लस में 2 इंटू -2 माइनस का 2। कितने बच्चे समझ गए मैंने क्या किया है? ये सर समझ आ गया। समझ गए ना? बस मैंने लेमडा क्यूब की जगह पे -2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। शायद -39 आ रहा था केशव। यस सर -39 कितना आ रहा था बेटा? -39 -39 आ रहा था ना? हाँ, नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये वाला सवाल से पहले ये ये तो वाले कर सवाल से लिया। ये सवाल पे आता हूँ। ये वाला सवाल कितने लोगों ने किया है? क्या बात है, कैसे किया आप लोगों ने? हाँ जी, एडवांस मुझे का तो सवाल, आपने बता दिया था। एडवांस का सवाल था, कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल पे देखो, अब आपको बता रहा हूं क्या हुआ। अप्रोच देखना, एग्जाम कितना बदमाशी करता है। ये सवाल दिया और बोला कि भैया देखो मेरे को टी का वैल्यू बताओ। एक्चुअली मैं टी लिखा हूं, सवाल आईआईटी में जब आया था तो लेमडा करके था, टी की जगह पे लेमडा लिख दिया था। तो क्या ही फर्क पड़ता है सर, कुछ भी लिखे। बोल रहे ई फाइंड करके दो। अब देखो, इसको गलती से कोई ओपन करने के बारे में सोचा तो बेटा आप यही सोच रहे हो कि नारियल के झाड़ पे चढ़ना है और कूद जाना है। वो काम कृष कर सकता है और शक्तिमान कर सकता है, आप नहीं। ओपन करने के बारे में तो सर गारंटी है, कोई आईआईटी बोलेगा भी नहीं कि देखो भैया आप ओपन करो। वो तो यही सोचेगा कि आप कुछ दिमाग लगाओ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ई का वैल्यू बताओ, मतलब कि सिर्फ इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। सर ये लोग एबीसीडी मतलब ही नहीं है, पूछा ही नहीं है उसने, तो क्या करेंगे सर फिर? बेटा एक काम करो, सबको गायब करो। कैसे गायब करेंगे? टी को 0 रख दो, पुट टी इक्वल टू 0। जैसे ही आप टी का वैल्यू 0 रखोगे, ये पूरा पार्टी 0 और इधर बच जाएगा बेचारा अकेला ई। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है? 0 -1 -3 1 2 -3 -3 4 0। अब बोलो सर ये नहीं आता है, ये तो चिंदी हो गया। अच्छा अब ये पूछा एडवांस ने, लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, सब लोग ये सोचे हो सकता है कि एग्जाम वाला आपसे मस्ती करने के मूड में आ जाए और बोलेगा भैया एक काम करो, आप मुझे ई का मत बताओ, डी का बताओ। तो गलती से अगर आपने टी को 0 पुट किया, गेम ओवर आपका, क्योंकि डी तो गायब हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। तो इसका डेरिवेटिव ले सकते मतलब बदमाशी करने को सोचेगा तो मस्ती कर सकते हैं आपसे। ये बोलेगा भैया मुझे डी बताओ, मेरे को ही नहीं चाहिए अब, क्योंकि आपने पैटर्न रट लिया ना। क्या रट लिया कि सर टी को 0 रख देंगे अपन लोग। आपसे पूछ दिया कि डी बताओ। अब यहां पे अगर कोई बच्चा ये जानता है कि सर इसको डी क्रिएट कैसे किया जाए, मेरा टारगेट जब ई पूछा तो मेरा टारगेट ये था कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में ई क्रिएट करूं। तो ई क्रिएट करने के लिए मैंने सोचा कि 0 पुट कर देते हैं सर। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि सवाल सर आपका ये है, 80 क्यूब 80 पावर 4 है, पावर 4 प्लस BT पावर 4 है, सॉरी, फिर इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। परफेक्ट। BT क्यूब प्लस CT स्क्वायर प्लस DT प्लस का E। क्या बात है, अच्छा दिमाग लगाया आपने कि सर मेरे को डी क्रिएट करना है। डी क्रिएट कब करेंगे? बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद आप डिफरेंशिएट करोगे, डिटरमिनेंट का भी डिफरेंशिएट होगा, आने वाले टाइम में सीखोगे। बहुत बड़ा चीज नहीं है, रो कॉलम को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाता है और कुछ नहीं। डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 4AT क्यूब प्लस 3BT स्क्वायर प्लस में 2CT प्लस में टी, और ई का बेचारा गायब हो गया। अब जैसे ये क्रिएट हुआ आप लिखोगे तुरंत, क्या लिखोगे? पुट टी इक्वल टू 0। अब देखो आपको डी मिल जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 और डी 0, खत्म सवाल। मस्ती करने के मूड में आएगा तो कुछ भी करा सकता है आपसे। अब आप सोच नहीं पाओगे कि सर ये सवाल डिटरमिनेंट का था कि डेरिवेटिव का था, क्योंकि काम तो दोनों कराया उसने।
डिफरेंशिएट भी कराया और डिफरेंट आपको डिटरमिनेंट सॉल्व भी कराया। बात समझ में आई बेटा लोग? ऐसे सोचते हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। चमका कुछ? अब इस अप्रोच से केशव मुझे ये बताओ कि ये अप्रोच डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट बिल्कुल सबर कर लो, सिखा दूंगा, आने वाले टाइम में सीखोगे, लास्ट लेक्चर की चीज है ये, सीखोगे आप। केशव मुझे ये बताओ बेटा, आपने सोचा कैसे कि सर डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि मेरी उम्मीद नहीं थी कि कोई सोचने वाला है। सर मेरे को तो देखते चल गया था पता है, मैंने पिछले साल बायोनोमियल के क्वेश्चन किए थे तो उससे आइडिया हो गया था। परफेक्ट, वेरी गुड, मजा आ गया। ये सवाल है, देखिए बेचारा डिटरमिनेंट अकेला सवाल नहीं है, डिटरमिनेंट का अकेला सवाल है ही नहीं। ये आपको पता नहीं क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री डाल दी है और शक्ल बहुत खराब बना दिया। बोल रहा है इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों राइट एंगल नहीं है? सो राइट एंगल लिखता तो क्या पंगा होता, बताओ मुझे, बताओगे बेटा? सर तो उसमें tan की वैल्यू हम बता सकते थे ना। क्या बात है कि सर यहाँ पे अगर राइट एंगल लिखोगे आप कि राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल है ये लोग, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो सर एक 90 होगा, और गलती से एक 90 tan को मिला तो tan उसको इनफाइनाइट बना देगा। बात समझ में आई? इसलिए उसने नॉन राइट एंगल लिखा। लैंग्वेज देखो कितना प्यारा है यार, मैथ्स का लैंग्वेज। नॉन राइट एंगल लिखा ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। अब देखो बता रहा हूं बच्चा कहां पे जाकर रोने वाला है, खुशी खुशी वो पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व कर देगा। सर ये रहा tan A, tan B, tan C, माइनस में 1, -1 tan C, tan C -1 +1 1 minus tan B 1 minus tan। अब पूरा ओपन कर दो आप लोग, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, tan A, tan B, tan C माइनस tan A माइनस tan C +1 माइनस tan B। ये हुआ? yes Yes. यस आ गई सर। अच्छा अब देखो tan A, tan B, tan C माइनस tan A माइनस tan B, मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं, माइनस tan C प्लस का 2। अब इसके बाद आपके दिमाग की बत्ती नहीं चलेगी कि सर करना क्या है, मुझे ये बताओ। माइनस कॉमन ले लेंगे Common 10 लेके A tan B tan C का। क्या आप लोग के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि सर मैं tan को एलिमिनेट कर सकता हूं कुछ दिमाग लगा करके? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी भी नहीं किया है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी भी किया रहता ना बेटा आपने, ये क्वेश्चन आपके लिए चिंदी था। सर ये कैसा बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। tan A minus tan B minus tan C का स्क्वायर वगैरह कुछ होगा शायद। आइडेंटिटी एक फंडा है बता रहा हूं सुन लो, कि tan के प्रोडक्ट को tan A, tan B, tan C, प्रोडक्ट ऑफ tan एंगल कैन बी रिटन एज, उनके सम के फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक फंडा ये होता है, दूसरा फंडा ये होता है tan A/2 tan B/2 प्लस में tan B/2 tan C/2 फिर प्लस में tan C/2 tan A/2। इनका आंसर 1 होता है। ये जब ये क्वेश्चन बेटा कराया जाता है ना, ये वाला कब आता है? कंपाउंड एंगल में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल में आता है। जब आप पढ़ते हो ना tan of A plus B is equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B, याद है फॉर्मूला? वहां पे सिखाया जाता है, वहां पे सिखाया जाता है इसी को, बेटा याद रखना
कि हम tan के प्रोडक्ट वाले को ऐसा लिख देते हैं। बेटा एक बात बताओ, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, दोनों साइड tan लीजिए आप। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan c हुआ। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? वन tan प्लस a टेन 10a plus 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b. डिवाइड बाय 1 माइनस tan a And a into 10b. इज इक्वल टू tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? tan a tan b प्लस में tan b प्लस में tan b इज इक्वल टू tan c माइनस माइनस tan a tan b tan c। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सबको दिखा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ सर जी। यस सर। यस अब आप इस पार्टी को इधर लेकर आ जाइए, इसको इधर लेकर आ जाओ और बाकी को आप उधर लेकर चले जाओ। तो यहां से क्या बन जाएगा? tan a tan b टेन सी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, मैंने कुछ गलती किया है क्या? अच्छा हाँ, एक गलती की है, आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ट्रायंगल में ना ये होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, तो आप लोग लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। जब दोनों साइड tan लोगे तो ये माइनस tan c होता है। समझे मैंने क्या बोला? यस सर। tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan c हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो ये चीज हो जाएगी बेटा tan a प्लस tan b, मैंने वो ट्रायंगल वाला फंडा नहीं लगाया, प्लस में tan c। तो वहां पे मैं क्या, कोई भी टीचर जब ये चीज बताता है तो बोलता है कि देखो भैया इसको याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ tan कैन बी रिटन एज सम ऑफ tan। क्योंकि आपको मालूम है सामने वाला अगर मस्ती के मूड में आ गया तो आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा? कि tan ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा, tan ऑफ 5 थीटा का इंटीग्रेशन बताओ। लग जाओगे रोने, क्योंकि इंटीग्रेशन में बेटा 2 प्रोडक्ट रूल लगाने में बच्चे रो देते हैं। यहां पे तो सिर्फ 3 फंक्शन का प्रोडक्ट पूछ रहे हो आप। लेकिन फंडा देखो कि सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, और यही यहां पे बताया गया है सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। कि कोई भी 2 एंगल का सम अगर एक एंगल के इक्वल आ गया तो आप इस tan के प्रोडक्ट को लिख सकते हो इनके सम के फॉर्म में। तो बेटा ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस में tan 3 थीटा प्लस में tan 5 थीटा। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बेटा लोग tan का इंटीग्रेशन? नहीं मालूम है secant square theta. ना? इट इज डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन अलग होता है उसका। लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस सी होता है उसका आंसर। छोड़िए, बाकी ये क्वेश्चन इसमें इस फॉर्म में आ जाएगा अगर ये फंडा आपको अप्लाई दिमाग में हुआ तो। और ऐसे देखते के साथ मैं ये वाला कैंसिल कर रहा हूं। अब कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे सर ये तो कैंसिल हो गया? यस सर। क्यों? क्योंकि सर इसको आप प्लस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे तो सारा माइनस वाला कैंसिल कर देगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा लोग? 2 हो गया। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री, अब ये सवाल डिटरमिनेंट का नहीं था, ये सवाल सिर्फ डिटरमिनेंट का नहीं था, ये सवाल डिटरमिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री साथ में आया। और मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बेटा डिटरमिनेंट आसान होता है, लेकिन जब डिटरमिनेंट के साथ दूसरा आता है ना तो उसको डिफिकल्ट बनाता है, और इनका कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है जब पीएनसी आता है, इसमें खतरनाक बन जाएगा सब। तो ये सम था, ये वाला सम बेटा कुछ नहीं करना है। सम ऑफ रूट पूछ रहा है, सम ऑफ रूट इसको ओपन कीजिएगा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 1 आता है। शायद केशव ने इस सवाल को किया है, ये वाला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। सम ऑफ रूट ओपन कीजिए, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझ? यस सर। Yes sir. समझ गए। दोनों का सॉल्यूशन ग्रुप में डाल देना आप।
तुमने किया था, मैंने देखा था। और नहीं आता है बेटा, नहीं आता है, ग्रुप में डालो, क्योंकि मेरे को मालूम है कोई बच्चा